नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं लक्की गौतम आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में जो है राजस्थान के इतिहास की क्लास हमारा चल रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश। हम क्या पढ़ रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास। एक क्लास इसकी हो चुकी है जिसमें हमने इसकी पहली शाखा गुर्जर प्रतिहार थे, हमने उनकी पहली शाखा पढ़ ली थी। पहली शाखा कौन सी थी? मंडोर की शाखा, मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर में उसकी स्थापना अगर कहा जाए कि प्रतिहार वंश की सर्वप्रथम स्थापना किस शासक ने की, तो वो नाम था हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र वो नहीं, सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं, ये दूसरे हरिश्चंद्र। तो ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। अब हमने उस क्लास में आखिर में एक और शाखा शुरू कर दी थी। कौन सी थी वो? भीनमाल जालोर की शाखा। तो भीनमाल जालोर की जो शाखा थी, अब उसके बारे में हमने देख लिया था नागवंश प्रथम के बारे में, लेकिन एक बार और उस पर विचार करते हैं, दोबारा देखते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, हेनसांग ने प्रतिहारों की राजधानी किसे बताया? यहां से प्रश्न आया, अरे बताऊंगा किस सवाल आया। हेनसांग ने प्रतिहारों की राजधानी किसे बताया? तो उत्तर देखते हैं। हेनसांग ने प्रतिहारों की राजधानी बताया पीलो भोलो। जो पीलो भी है और भोलो भी, मगर भैया ये पीलो भोलो नाम का तो हमको कुछ याद ही नहीं है। ऐसा क्या कोई राज्य राजधानी भारत देश में है या राजस्थान में है? हमको तो ना है। तो भैया इसका अर्थ निकाला तो भैया ये पीलो भोलो नाम पता है किसका है? भीनमाल। अब चाइनीज था, बोलना आया नहीं इंसान को, तो भीनमाल को इसने पीलो भोलो कर दिया। जो पीलो भी है भोलो भी है, तो भीनमाल को इसने प्रतिहार वंश की राजधानी बताया जालोर। जो ये शाखा थी भीनमाल जालोर, इस भीनमाल जालोर को प्रतिहारों की राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट ने। नागभट्ट ने। कौन सा? प्रथम वाला, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का नाम क्या? नाग। तो नाग से ही अपने आप को कहता था नागावलोक। ठीक है, तो नागावलोक, अब इसके दरबार को क्या कहेंगे? नागावलोक का दरबार, नागावलोक का। अब इसने भीनमाल को अपनी राजधानी कैसे बनाया? भीनमाल पर पहले किसका शासन? तो वो थे चावड़। नागभट्ट ने चावड़ों को यहाँ भीनमाल जालोर से भगाया, यहाँ भीनमाल जालोर से खदेड़ कर भगा दिया और भीनमाल जालोर को बनाया राजधानी प्रतिहारों की, भीनमाल। इसके अलावा क्या? ये तो राजधानी। अब दूसरी राजधानी किससे बनाया था? दूसरी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन अवंतिका। उज्जैन में अवंतिका। तो ये हो गई इसकी बड़ी बड़ी बातें। इसको क्या कहा जाता था? इसके बारे में ग्वालियर की जो प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति में क्या बताया इनको? मल्लेच्छों को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला, अपना साम्राज्य स्थापित किया था इसने। और क्या भाई, और क्या थी बात? ये हो गई थी। तो यहां तक इसका मामला। अब क्या है? मल्लेच्छ जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनको हराकर इसने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार दे दिया। ये राजस्थान।
तो यहाँ पर इसने बहुत बड़ा शासन स्थापित कर लिया था। इसलिए प्रतिहार को, मतलब नागवट को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। वास्तविक संस्थापक, ठीक है। अब क्या है, अगली बात आती है दंती दुर्ग की बहन भूमिका देवी का विवाह किसके साथ। तो उस समय की बात है, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था दंती दुर्ग। इससे टक्कर चल रही थी नागभट्ट प्रथम की। तो सुलह करने के लिए दंती दुर्ग ने किया। दंती दुर्ग कौन, राष्ट्रकूट शासक। देखो दंती दुर्ग, अब संधि किससे करनी थी, नागभट्ट से। तो दंती दुर्ग की बहन थी भूमिका देवी। कुकुस्त या कुक, ये नाम मिलते हैं इसके। नागवट का क्या था, ये भतीजा। तो इनका विवाह कर दिया। नागवट का शासनकाल कब से कब तक था, इसका शासनकाल था 730 से 760 ईस्वी। तो अब क्या हुआ, नागवट ने अगला शासक बनाया अपने इसी भतीजे को, कक्कुक को। तो अब इसकी उपलब्धियां क्या है, तो इसने एक ही काम किया, राजपूताना का दूसरा विजय स्तंभ कहां पर, मंडोर। तो दूसरा इसने दिखाया, दूसरा इसने बनवाया। तो पहला किसने बनवाया, तो पहला आता है समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। समुद्रगुप्त ने भरतपुर पहला विजय स्तंभ बनवाया। और इस कक्कुक के बाद, यही इसकी उपलब्धि थी। इसके बाद आया था देवराज, लेकिन इसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता। तो देवराज, अब देवराज के बाद देवराज का पुत्र आया था, जिसका नाम था वत्सराज। अब ये वत्सराज से शुरू होगा पराक्रम। तो देखो भैया बहनों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो आ जाओ भाई, क्या प्रश्न है भैया। अब हमने क्या देख लिया था, कुकुस्त ने क्या करा था, एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो राजपूताना का दूसरे नंबर का विजय स्तंभ था। और पहले का इस निर्माण किसने करवाया था, वो तो समुद्रगुप्त। ठीक है, तो अब आगे देखें। अब वत्सराज प्रतिहार वंश का एक बहुत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। वाकई में इसने प्रतिहार वंश की, यूं कहते हैं कि सच में नींव डालने का काम जिसने कहा ना, मतलब एक लेवल पर, ये एक भारत देश के स्तर पर, पहले वो राज्य के स्तर पर थे, लेकिन एक बड़े लेवल पर जो नींव डालने का काम करना, वो वत्सराज ने किया। अब कैसे, देखो प्रतिहार शासक वत्सराज की उपाधियां कौन कौन सी, पहले तो देखो तो वत्सराज, इनका शासनकाल बताया जाता है 783 में शासक बने और 795 तक। कितने साल, लगभग 12 साल कह रहे। ठीक है, तो अब वत्सराज को रणहस्तिन और दूसरा जयवराज,
अब देखो दोनों के पीछे की याद तो करनी ही नहीं है, हमको कुछ भी याद करना ही नहीं है, बस रणहस्तिन क्यों कहते हैं ये जान लो। तो एक जाति थी भंडी। भंडी जाति अपनी गज सेना के लिए प्रमुख थी। गज सेना उनकी इतनी शक्तिशाली थी कि इन भंडी जाति को कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन वत्सराज ने अपनी पावर से, अपनी शक्ति से इस भंडी जाति को हराया, परास्त किया। इनकी गज सेना का घमंड तोड़ दिया। तो गज सेना का घमंड तोड़ा तो रण में हस्तिन से मतलब होता है गज सेना से। तो रण में हस्तिन को जिसने जीता वो हो गया रणहस्तिन। तो वो कौन है? वत्सराज। अगला आता है जयवरा। जयवरा, वराह नाम किसका है? वराह नाम है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का जो दूसरा अवतार था वो था वराह। अब क्या है, इनको भागवत धर्म का संरक्षक माना जाता है। भागवत धर्म का संरक्षक माना जाता है। इसीलिए एक ब्राह्मण दुग्गिल ने, एक ब्राह्मण था दुग्गिल, उस ब्राह्मण ने जयवरा की उपाधि दी वत्सराज को। तो हो गया तो रणहस्तिन और जयवरा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब पहले युद्ध देखेंगे। तो देखो मित्र, पहले इसको समझ लेते हैं। वत्सराज ने अपने शासन काल में किसे पराजित किया, वो किससे पराजित हुआ, तो आइए देखते हैं। तो वत्सराज का शासन चल रहा था कहाँ पे? जालोर भीनमाल में भी था और यहाँ नीचे उज्जैन में भी था। ठीक है, ये तो राजस्थान वाला क्षेत्र है। तो इधर यहाँ था कन्नौज। कन्नौज नाम पृथ्वीराज चौहान पढ़ा था तब भी हमने सुना था। जयचंद्र गढ़वाल का शासन था, लेकिन वो इनके पास आए थे। तो कन्नौज पर पहले शासन था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन उत्तरी भारत का छठी शताब्दी का सबसे ताकतवर शासक था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के गुजर जाने के बाद 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद से कन्नौज एक कमजोर राज्य बन गया था। उस समय यहाँ का शासक था इंद्रायुध। तो वत्सराज की ताकत बढ़ी रही थी। तो वत्सराज ने आक्रमण कर दिया किस पर? कन्नौज पर, और इंद्रायुध को परास्त करके भगा दिया। लेकिन उसी समय यहां पर बंगाल में पाल वंश का शासक था और इनका शासक था धर्मपाल। धर्मपाल को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। धर्मपाल ने कि भाई तू वहां उधर रह रहा है, उधर से यहाँ आके हमला करेगा। बल्कि क्या है, धर्मपाल भी अपने शासन को बढ़ाना चाहता था। तो धर्मपाल को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो धर्मपाल ने क्या किया? आक्रमण कर दिया वत्सराज। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ मुंगेर या मुदक्गिरी, ये दो नाम थे। मुदक्गिरी, इस जगह पर इनके मध्य युद्ध हुआ और इसमें धर्मपाल को पराजित होना पड़ा। जीत किसकी हुई? वत्सराज। अब कन्नौज में जो इतना मामला चल रहा था ना, इसको देखकर नीचे से, यहां से राष्ट्रकूट वंश का, अभी हमने पढ़ा था दंतेदुर्ग, लेकिन दंतेदुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक आया ध्रुव। ध्रुव ने देखा भैया ऊपर क्या चल रहा है। अब देखो क्या हो गया, 1 2 3। तो इसे उस समय का त्रिकोणीय त्रिदलीय संघर्ष कहते हैं। तो अब क्या हुआ, ध्रुव आया ऊपर।
इसने पहले वत्सराज के साथ युद्ध किया, तो वत्सराज और ध्रुव के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन ध्रुव बहुत शक्तिशाली शासक था, तो ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया और वत्सराज के उज्जैन इन पर भी अधिकार कर लिया। तो वत्सराज को भागकर जाना पड़ा, कहां पर? मरुस्थल में जाकर शरण लेनी पड़ी। इधर तो इसको हराया और दूसरा क्या करा, फिर ये जो धर्मपाल था इसको भी हराया, किसने? ध्रुव ने। और इन दोनों को हराकर यहाँ का कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार करने के बाद, इन दोनों को हराने के बाद ध्रुव ने सिक्के चलवाए चांदी के, जिन पर गंगा व यमुना का चिन्ह अंकित था। गंगा यमुना का चिन्ह अंकित करके उसने ये सिक्के चलाए, ये बताने के लिए कि मैंने इन दोनों को हराकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद ध्रुव को किसी कारण से वापस जाना पड़ा, तो ध्रुव आ गया नीचे। अब क्या हुआ, वत्सराज कहां चल गया था? मरुस्थल में चली गया था। तो धर्मपाल ने क्या किया, देखो अब क्या है, कन्नौज की बात चल रही थी ना, तो इसको मिटा देते हैं। तो ध्रुव चल गया, तो ध्रुव के जाने के बाद धर्मपाल ने ये इंद्रयुद्ध था ना, इंद्रयुद्ध को तो यहां से हटा दिया और यहां का शासक बना दिया चक्रायुध। किसको बनाया? चक्रायुध। तो देखो सीधी सी बात है, कितने युद्ध हुए यहां पर? पहला युद्ध हुआ वत्सराज PS धर्मपाल, कहां पे? मुंगेर, जिसमें जीते वत्सराज और धर्मपाल हार गए। फिर वत्सराज का युद्ध हुआ दूसरा ध्रुव के साथ। ध्रुव कौन? राष्ट्रकूट वंश का, राष्ट्रकूट। अब इस युद्ध में वत्सराज को पराजित होना पड़ा और पराजित होकर वो चल गया मरुस्थल में शरण में। इधर ध्रुव ने धर्मपाल को भी पराजित किया, फिर कुछ समय तक यह शासन किया, सिक्के चलवाए और फिर वापस चला गया। फिर धर्मपाल ने इंद्रयुद्ध को हराकर चक्रायुध को यहाँ का शासक बना। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नहीं, चलो एक सेकंड, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका। हाँ, अब एक और बच चुका है। वत्सराज के शासनकाल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, वो किन किन स्थापत्यों का निर्माण हुआ। तो देखो उस समय में उद्योतन सूरी ने लिखा कुवलय माला। कौन सा लिखा? कुवलय माला। और जीन सेन ने हरिवंश पुराण। अब बात करें स्थापत्य में क्या हुआ, हरिवंश पुराण। ये तो दो किताबें होगी, देखो कुवलय माला उद्योतन सूरी ने और हरिवंश पुराण किसने? जीन सेन ने लिखा। इसके बाद ओसिया जोधपुर में एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया। राजपूताना का सबसे प्राचीन जैन मंदिर किसने करवाया? ये करवाया वत्सराज। और वहां पर एक सरोवर का निर्माण भी करवाया। तो ये हो चुका है पूरा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, वत्सराज जो था, वत्सराज चला गया था कहां पर? मरुस्थल।
लेकिन वत्सराज के बाद अब उसका पुत्र शासक बना था। कौन था उसका पुत्र, और उसके पुत्र ने कैसे अपना राज्य हासिल किया, देखते हैं। तो देखो, राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय ने किस प्रतिहार शासक को पराजित किया। तो आइए बड़े सिंपल करने देते हैं। तो वत्सराज वो सुंदर देवी, इनके पुत्र का नाम था नागभट्ट। वो तो पहले आ गया था, लेकिन ये कौन हुआ फिर सेकंड। अपने पिता के बाद 795 ईस्वी में शासक बना, जो 833 ईस्वी तक। इसके समय में क्या हुआ, अब इसने धीरे धीरे फिर से उज्जैन वगैरह पे शासन करना शुरू कर दिया। तो गोविंद तृतीय जब इसने देखा कि यार ध्रुव के जाने के बाद फिर से वहां पर ताकतें बढ़ने लग गई है, तो इसने देखा गोविंद तृतीय तो दोबारा आ गया भैया गोविंद तृतीय हमला करने। गोविंद थर्ड ने आक्रमण किया नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड पर आक्रमण किया और नागभट्ट सेकंड को पराजित कर दिया। अब बात करें गोविंद तृतीय की, तो गोविंद तृतीय के लिए कहा जाता है कि जो भारत देश था ना, तो यहाँ हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक नीचे तक, अगर ये गोविंद तृतीय अपने घोड़ों को यहां से छोड़े नीचे तक, तो इसके घोड़े बिना किसी दुश्मन के क्षेत्र में हुए बिना यहां तक आ सकते थे। मतलब यहां से यहां तक शासन था इसका गोविंद तृतीय का, इतना बड़ा शासन था। लेकिन गोविंद तृतीय धीरे धीरे क्या है, अपने जो घर की उलझने थी ना, उसमें उलझने के कारण गोविंद तृतीय को यहाँ से जाना पड़ा। फिर ये क्या बुजुर्ग हो चुका था। तो अब नागभट्ट ने सही मौका देखा, नागभट्ट ने सही मौका देखकर आक्रमण कर दिया किस पर, कन्नौज पर। कन्नौज का शासक था उस वक्त चक्रायुध। चक्रायुध को पराजित करके कन्नौज की प्रतिहार शाखा की शुरुआत की। प्रतिहार शाखा की शुरुआत की। अब पूछा जाए कि कन्नौज की प्रतिहार शाखा की शुरुआत किसने की। देखो, वत्सराज ने अधिकार जरूर किया था, लेकिन एक शाखा के रूप में स्थापित करने वाला है नागभट्ट सेकंड। तो नागभट्ट सेकंड अब कन्नौज की प्रतिहार शाखा की शुरुआत कर दी। तो जो धर्मपाल था अभी भी वही था, धर्मपाल से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो धर्मपाल आ गया इस पर आक्रमण करने। मुंडोर पहले था मुंगेर, ये था मुंडोर। मुंडोर नाम की जगह पर नागभट्ट और धर्मपाल के मध्य युद्ध हुआ। तो पहले तो चक्रयुद्ध को रहा था, नागभट्ट सेकंड ने धर्मपाल को भी पराजित किया। पहले पिता ने भी पराजित किया था, तो धर्मपाल को भागना पड़ा दोबारा। ये होने के बाद नागभट्ट उस समय का सबसे ताकतवर शासक बन चुका था। और नागभट्ट ने, अब देखो ये जो दूसरा प्रश्न ना, नागभट्ट ने कौन सी उपाधि ग्रहण की, तो देखो परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज। नागभट्ट ने जब धर्मपाल को हराया तो उत्तर भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली शासक हो गया था नागभट्ट। तो इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और बैठ गया कन्नौज की गद्दी पर। अब इसके अंदर उस समय बहुत सारे क्षेत्र आ गए थे।
मालवा, मत्स्य प्रदेश, उत्तरी कठियावाड़, जिसे आनर्त कहा गया, आनर्त। ठीक है, इसके अलावा वत्स, कौशाम्बी, हिमालय का तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र जिसे क्या कहते थे, हिमालय का तराई क्षेत्र जिसे किरात कहते थे। और तुरुष्क, मुस्लिम आक्रांता, इन सभी को पराजित करके इन सभी को अपने अंडर में ले लिया था नागभट्ट तृतीय ने। तो ये था नागभट्ट तृतीय का पराक्रम। तो मित्रों, अब इसके बाद और क्या क्या किए, यहाँ पर इसका जो युद्ध काल था वो सब पूरा हो चुका है। अब आगे और क्या क्या बताते हैं। 833 ईस्वी में जल समाधि ले ली थी। जल समाधि ले ली थी, ये हमको पता चलता है प्रभावक चरित्र से। प्रभावक चरित्र, ये चंद्रप्रभ सूरी की, चंद्रप्रभ सूरी की है प्रभावक चरित्र। इसके अलावा भुज कला जोधपुर में, भुज कला जोधपुर में एक मंदिर बनवाया था, शिव मंदिर। एक शिव मंदिर बनवाया। तो ठीक है, देख लो क्या क्या किया इसने। वत्सराज सुंदर देवी का पुत्र नागभट्ट तृतीय, गोविंद तृतीय ने इस पर आक्रमण किया। तब ये शांति से चुपचाप बैठ गया, लेकिन इसने समय का इंतजार करा, सही समय का। सही समय आने पर कन्नौज के चक्रायुद्ध को पराजित किया, इधर धर्मपाल को पराजित किया और उपाधि ली परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज की। इतनी सी बात। फिर मालवा, मत्स्य प्रदेश, उत्तरी कठियावाड़, वत्स, कौशाम्बी, हिमालय का तराई क्षेत्र, किरात और एक तुरुष्क, मुस्लिम आक्रांताओं का क्षेत्र था। इन सभी को पराजित किया था किसने? नागभट्ट तृतीय। और कहते हैं कि उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक कोई था तो नागभट्ट तृतीय था। 833 ईस्वी में इसने जल समाधि ले ली। प्रभावक चरित्र है चंद्रप्रभ सूरी की, उसके अनुसार ही बताया। भुजकला जोधपुर में एक मंदिर बनवाया, शिव मंदिर। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं इस वंश की शक्ति को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का काम जिस शासक ने किया, उस शासक का नाम था मिहिर भोज। और मिहिर भोज ने क्या क्या कारनामे किए ये देखते हैं। आइए, तो मिहिर भोज की उपाधियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो चलते हैं रामभद्र। रामभद्र 833 से 836 ईस्वी तक शासन की। ये किसका पुत्र था? ये रामभद्र पुत्र था नागभट्ट तृतीय का। लेकिन रामभद्र का एक पुत्र था मिहिर भोज। क्या रामभद्र एक दुर्बल शासक था? जब इसके शासन में बहुत से जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो चुके थे,
तो मिहिर भोज को अपने पिता की ये कमजोरी खत्म पसंद नहीं आई, तो मिहिर भोज को एक उपाधि मिली, प्रतिहारों का पितृहंता। प्रतिहारों का पितृहंता क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। रामभद्र की हत्या करके शासक बना था। किसमें? 836 ईस्वी। 836 ईस्वी में ये बात हमको पता चलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। और ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, तो एक ग्वालियर प्रशस्ति भी इसी मिहिर भोज के समय में लिखी गई थी। किसने लिखवाया था? मिहिर भोज ने ही लिखवाया था इस ग्वालियर प्रशस्ति। 836 ईस्वी। ठीक। अब प्रतिहारों का पितृहंता और क्या मिलता है? और मिलता है आदिवरह। आदिवरह उपाधि ये भी कहां से मिलती है? ग्वालियर की प्रशस्ति से। क्यों? क्योंकि भागवत धर्म का संरक्षक, भागवत धर्म का संरक्षक। एक और उपाधि मिलती है प्रभास पाटन। प्रभास पाटन दौलतपुर अभिलेख से मिलती है, दौलतपुर अभिलेख से। तो कितनी होगी? इसको प्रभास कहा गया। प्रभास, प्रभास नाम से आपको याद आ रहा हो बाहुबली, तो इसको भी आप बाहुबली समझ सकते हैं। प्रभास पाटन, आदिवरह, ये दो तो इसकी उपाधि। इसके अलावा एक अरब यात्री था सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र, अरबों का अमित्र और इस्लाम की दीवार कहा। इस्लाम की दीवार, क्योंकि इसके रहते अरब भारत में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे और इसने हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा। जिसने अरब यात्री सुने। तो देखो कौन कौन सी उपाधियां हैं। पहला तो प्रतिहारों का पितृहंता है, आदिवरह भागवत धर्म का संरक्षक था इसलिए, प्रभास पाटन ये दौलतपुर अभिलेख से पता चलती है। इसके अलावा अरबों का अमित्र, इस्लाम के लिए दीवार, हिंदुस्तान को सुलेमान ने काफिरों का देश कहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। पाल वंश के किस शासक ने मिहिर भोज को हराया? तो पाल वंश में सिर्फ एक ही शासक हुआ जो सबसे ज्यादा पसंद है, देवपाल। देवपाल और दूसरी तरफ मिहिर भोज, ये दोनों अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन देवपाल के समय में देवपाल के बराबर और कोई शासक नहीं था। यह धर्मपाल का पुत्र था, लेकिन धर्मपाल 2 बार हार गया। लेकिन देवपाल का रिकॉर्ड है, इसने आसपास वालों को ऐसी धूल चटाई कि याद रखें। तो मिहिर भोज इसके सामने टिक नहीं सका और मिहिर भोज को हार का सामना करना। लेकिन मिहिर भोज ने हार नहीं मानी। देवपाल के जाने के बाद विजयपाल और नारायण पाल, ये दोनों शासक आए। तो मिहिर भोज ने इन दोनों को बुरी तरह परास्त किया, बुरी तरह परास्त किया। और अब मिहिर भोज का सिक्का जम गया था भैया सब जगह। इसने फिर मिहिर भोज ने कृष्ण सेकंड, कौन? राष्ट्रकूट शासक, इसको भी पराजित किया। किसने? मिहिर भोज। और ये करने के बाद तो मिहिर भोज की तुम भी बजने लग गई सब जगह। प्रतिहार
के शासन का चरम मोत्कर्ष, उसने क्या करा, प्रतिहार वंश के शासन को उस समय के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। क्योंकि देखो पाल, राष्ट्रकूट, अब कोई भी तो मिहिर भोज के सामने टिक नहीं पा रहा था। तो उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई था तो वो था मिहिर भोज। इसने ग्वालियर प्रशस्ति का निर्माण करवाया, ग्वालियर प्रशस्ति का निर्माण करवाया। एक और, मिहिर भोज की माता का नाम तो हमने लिखा ही नहीं। मिहिर भोज की माता का नाम था अप्पा देवी। अप्पा देवी, रामभद्र और अप्पा देवी का पुत्र था मिहिर भोज। तो ये देखो मिहिर भोज हो गया पूरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो आइए, अब ये आखिरी शासक बच चुके हैं जो महत्वपूर्ण शासक थे गुर्जर प्रतिहार के। इतना पढ़ा है ना, हमारे जो एसआई का पेपर है इसमें इससे बाहर का सिलेबस नहीं आएगा। और वैसे भी जितना भी आरएस लेवल तक भी इसमें पर्याप्त रूप से आ चुका है। इससे बाहर फिर वो गहराई वाली बात होती है, वो इनमें आरपीएससी वगैरह सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इनके एग्जामों में आता है। तो ऐसा ही है, जो अभी आएगा क्वेश्चन वो इनमें से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। महेंद्रपाल 1885 में फिर महेंद्रपाल ने शासन शुरू किया मिहिर भोज के। महेंद्रपाल को निर्भय नरेश, निर्भय राज, रघुकुल चूड़ामणि, महेशपाल या महेंद्रादित्य इतनी उपाधियां क्यों दी गई? क्योंकि कहते हैं कि जो मिहिर भोज का शासन था ना, कहां से कहां तक था? हिमालय की तराई क्षेत्र से नीचे बुंदेलखंड तक। ये बुंदेलखंड कहां पर? ये मध्य प्रदेश जहां पड़ता है ना, विंध्याचल की पहाड़ियां, नीचे बुंदेलखंड वहां तक। और इधर मरु प्रदेश मतलब रेगिस्तान से लेकर ये पाल वंश का शासन लगभग उत्तर प्रदेश बिहार तक, यहां तक मिहिर भोज का शासन। तो पहला तो इतने बड़े शासन को संभाला महेंद्रपाल ने। इसके अलावा जो पाल वंश के थे ना, इसके आगे तक बढ़ चुका था और बिहार के बहुत सारे क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया था। किसने? महेंद्रपाल। इसीलिए इनको रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, निर्भय राज, महिषपाल और महेंद्रयुक्त इस तरह की उपाधियां दी गई। इन्होंने परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। आगे इन्होंने, इनके दरबारी कवि थे राजशेखर जो बहुत फेमस है। राजशेखर की काव्य मीमांसा मतलब काव्य की गहराइयों में घुसे गए थे। कर्पूर मंजरी, ये एक राजकुमारी पे है कर्पूर मंजरी। बाल रामायण मतलब इसमें बालकों की रामायण, बाल भारत, बालकों की महाभारत, प्रचंड पांडव और हरविलास, ये प्रमुख किताबें हैं जो राजशेखर द्वारा लिखी गई। तो महेंद्रपाल के बाद 910 ईस्वी में शासक बना था भोज। भोज 3 साल तक शासक रहा। फिर महिपाल, ये दोनों सौतेले भाई थे। तो महिपाल ने भोज कमजोर शासक था, उससे शासन छीन लिया और फिर इसने भी शासन करना शुरू करा। इसको आर्यव्रत का महाराजाधिराज रघुकुल, एक सेकेंड, रघुकुल चूड़ामणि, ये कौन है? रघुकुल मुक्तामणि या मुकुटमणि, वो तो चूड़ामणि है। ये कौन है? रघुकुल मुकुटमणि महिपाल। इनको विनायक पाल या हेरंबपाल ये भी कहा गया महिपाल। और महिपाल के समय ये सब उपाधियां ये दी गई थी राजशेखर द्वारा। राजशेखर ने अपने प्रचंड पांडवों में महिपाल की विजयों का वर्णन किया।
तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था इंद्रप्रदेव। उसने कन्नौज पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर दिया, लेकिन फिर उसको भी वहीं अपनी समस्याओं को, राजदरबार की समस्याओं के कारण जाना पड़ा। तो फिर चंदेल शासक हर्ष की सहायता से पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसने? महिपाल ने पुनः अधिकार कर लिया। अब महिपाल के बाद फिर अगला शासक आया महिपाल पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय, फिर देवपाल, विजयपाल। अब ये निर्बल शासक थे, निर्बल। यूं कह सकते हैं कि यहाँ महेंद्रपाल द्वितीय के समय से ही इन गुर्जर प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया था। तो इनका पतन धीरे 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 निमट गया था और ये पूरी तरह निमटने का काम किया राज्यपाल ने। राज्यपाल के समय में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। तो महमूद गजनवी ने तो आक्रमण किया और ये भाग गया, युद्ध नहीं किया। यह बात बुंदेलखंड के विद्याधर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विद्याधर ने महमूद गजनवी से लड़ने के लिए सारे राजाओं को इकट्ठा कर एक संगठन बनाया था ताकि महमूद गजनवी का मुकाबला कर सके। लेकिन जब इसने देखा कि इतना कमजोर शासक वो भी वहां राज्य कर रहा है, तो विद्याधर ने इसको मोड़ के घाट उतार दिया, युद्ध करके राज्य में। फिर शासक बनाया त्रिलोचनपाल। महमूद गजनवी से युद्ध किया। 1019 में महमूद गजनवी ने दोबारा आक्रमण कर दिया। त्रिलोचनपाल को लूटपाट करके चला गया। अब आता है अंतिम शासक। इस वंश के अंतिम शासक हैं यशपाल। इनका समय मिलता है 1036 ईस्वी। तो देखो इनके शायद पुत्र रहे होंगे, 1036 ईस्वी तक शासन कर रहे थे। तो इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था यशपाल। देखो ये राज्यपाल और त्रिलोचनपाल, इन दोनों को तो महमूद गजनवी ने हरा दिया। तो यशपाल था आखिरी शासक। 11वीं शताब्दी में गढ़वाल वंश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और 1093 ईस्वी में प्रतिहार वंश का पूरी तरह पतन हो गया। तो मित्रों देखो पूरी तरह से आपको पूरी तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश करवा दिया है। जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। फिर भी अगर आप और गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन जितने भी प्रश्न बनेंगे इसमें से बैठ जाएंगे। तो आपको अगर जल्दी तैयारी करनी है तो उसके लिए वीडियो सफिशिएंट कह सकते हैं। लेकिन इसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहूँगा कि RS लेवल की नहीं, ये SI लेवल के लिए ठीक है, लेकिन RS लेवल के लिए और गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। वो तो समय की कमी के कारण हमको इतनी जल्दी इसको खत्म करना पड़ रहा है, वरना आराम से 3-4 दिन में इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हुए खत्म करना है। ठीक है मित्रों, तो चलिए अगर आपको अब ठीक है मित्रों, गुर्जर प्रतिहार खत्म हो गया है। अब हम शुरू करेंगे राठौड़ वंश। राठौड़ वंश जो भी है उसको फुर्ती से देख लेंगे, जो भी मुख्य प्रश्न बनते हैं जैसे भी बनते हैं। ठीक है, अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जल्दी से शेयर करें, अपने मित्रों के पास भेजें ताकि वो भी अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी बेहतर बना सकें। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है मित्रों, चलते हैं, मिलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।